हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पंकज पांडे, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, मोमेंटम छात्र संघ चौक। आज हम लोग जो एम स्टार का पेपर हुआ था 10th मेडिकल का, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बड़े इजी इजी से क्वेश्चन थे, अगर आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे तो हो गया होगा। देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट एग सेल। अब पहली बात है कि एग सेल क्या होता है, तो एग सेल क्या होता है? एग सेल होता है CaCO3। इतना तो पता है हमको, कैल्शियम के कार्बोनेट मतलब कैल्शियम के उस पे फिल्म लगी जो रहती है उस पे। टू गिव द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इन द सॉल्यूशन। अब देखो, ये बोल रहा है कि लाइम वाटर जो सॉल्यूशन है उसको टर्न करने वाला कैसा? मिल्की। तो हमको ये पता, पहली चीज तो ये पता है कि हमको वो गैस पक्का से पक्का कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, देखो अब इसको देखो, इसको हमको लाना है इसका सॉल्यूशन। तो देखो, एक है NaCl, एक है HCl, एक है LiCl और इसका KCl। तो हमको पता है CaCO3 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaCl2, ठीक है, ये रिलीज होगा हमारे पास। ठीक है, साथ में वाटर भी बन जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमको बस क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैस है जो लाइम वाटर को कैसा करने वाला है? मिल्की। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बी, एसिड। एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराना था तो HCl। सेकंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एसिड और बेस के जो क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में है वो 3 तरीके से जो किया गया है, उसमें एक क्लासिफिकेशन है अरेनियस एसिड। ठीक है, तो अरेनियस एसिड में क्या होता है? H प्लस इन वाटर। अगर जो वाटर में जाता है तो क्या होता है? H प्लस को वो देने वाला है। ठीक है, एक लुईस एसिड, लुईस बेस का कॉन्सेप्ट है। बाकी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें H प्लस और OH माइनस वाला है। तो ये भी एक फैक्ट बेसिस पे आपको याद रखना था। हालांकि आपको पता है कि एसिड में क्या होता है? H प्लस देता है, तो उसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात थी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का तो आंसर सबको पता ही होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए एंटासिड। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका बी, सोडा एस। सोडा एस, धोवन सोडा जिसको हम लोग हिंदी में बोला करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Na2CO3। हालांकि आपके सिलेबस में है इसका प्रिपरेशन, जो कि क्लास में डिस्कस भी हुआ होगा। ठीक है, तो ये है 19th का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। इसका नेचर कैसा होता है? ये आपको बायो में भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर ए। इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। एकदम इजी सा ये क्वेश्चन था, ये भी फैक्ट बेस पे ही था, आपको ये बात पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी इजी से क्वेश्चंस है। ठीक है, ये देखो 21 क्वेश्चन तो सबको पता होगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक इन नेचर क्या है आपको पता है कि नहीं? ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस। एक और इसका एक बहुत ही करस्पॉन्डिंग आंसर देता है लाइम, लेमन, लेमन सॉरी लेमन। लाइम तो इसमें दिया हुआ, लाइम बेसिक वाले में होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक क्या होता है? ऑरेंज जूस। ठीक है, और आपको पता है कि इसमें कौन कौन से विटामिन मिलते हैं, वो तो बायो का पार्ट है, उतना डिस्कशन के पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंसर देन मेनी मेटल्स। याद रखना, ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है बहुत सारे मेटल से। तो याद रखना, आंसर है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन कैसे मिलता है? आयोडीन मिलता है हमारे सॉलिड स्टेट में मिलता है आयोडीन। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे पास इडेबल सॉल्ट होते हैं जिसको हम खाते हैं, उसमें भी क्या मिलाया जाता है? आयोडीन मिलाया जाता है। तो आयोडीन की डेंसिटी इसमें ज्यादा होती है। हालांकि आयोडीन एक नॉन मेटल है। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड मेटल है, सॉरी लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक गैस है हमारे पास। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, ये बोला कि मेटल से ज्यादा डेंसिटी, तो याद रखिएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23 बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल मेटल। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर इसका गोल्ड। इसके अलावा और याद रखिएगा, एक और इसका आंसर होता है प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम दोनों क्या होते हैं? नोबल मेटल होते हैं। और याद रखिएगा कि जो नोबल मेटल होते हैं वो एक्वा रेजिया में डिसॉल्व होते हैं। किसमें डिसॉल्व होते हैं? एक्वा रेजिया में। तो प्लेटिनम और गोल्ड दो नोबल मेटल है हमारे पास अभी। तो अभी क्या है हमारे पास? आंसर क्या जाएगा इसका? गोल्ड। इजी है क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक मेटल। ये तो बच्चा भी बता लेगा कि मैग्नेटिक कौन है। मैग्नेटिक मेटल वो होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले हैं। तो आपको पता है कौन है? आयरन। आयरन की बॉल होती है, वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होती है। घर पे भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं। ठीक है,
उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, कोरोजन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा आंसर। इसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, कोरोजन आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो कोरोजन कैसा है? रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोग पढ़ेंगे तो ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन द प्योर स्टेट? इसका भी आंसर होगा गोल्ड। देखना प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या होता है। एक जैसे जो मेटल के ऑकरिंग होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है कंबाइंड फॉर्म में और एक होता है उनका नेटिव फॉर्म। अब कंबाइंड फॉर्म क्या होता है? कंबाइंड फॉर्म का मतलब होता है कि अगर मेटल है जो हमको मिल रहा है वो किसी ना किसी के साथ अटैच है। जैसे मान लीजिए कि आयरन हमको मिलता है Fe2O3 के फॉर्म में, अब हम यहां से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेड मिलता है हमको PbS के फॉर्म में, यानी ये क्या है? इसके साथ मेटल के साथ कुछ ना कुछ क्या है? कंबाइंड। तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे? कंबाइंड। और नेटिव वो बोलते हैं जो प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। तो प्योर फॉर्म में हमको मिलता है गोल्ड, ठीक है। इसीलिए बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन द प्योर स्टेट। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? गोल्ड। बहुत इजी सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करने वाला है? डिक्रीज करने वाला है। तो एक ही हमारे पास आंसर इसमें दिख रहा है, बी। देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इसका भी 0 है। जब ये कंबाइन हो रहा है तो ये +1 में जा रहा है और ये किस में जा रहा है? -1 में जा रहा है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालना आता होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन आराम से आप बता दोगे कि कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स है, कौन सा नहीं है, कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है, आराम से बता दोगे। 28 नंबर क्वेश्चन भी उसी पे है, उसी फैक्ट्स पे है। देखिएगा, इन द रिएक्शन SO2 + 2 H2S H2O + 3S। यहां देखो, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? फिर 0 हो गया। तो बोल रहा है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है? तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है इसमें H2S। देखो कैसे, यहां पे तुम देखोगे तो ये सल्फाइड है तो S-2 पे है, क्लियर है। और यहां पे देखोगे तो यहां पे ये इसको +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट देखो ये अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, -2 से किधर हम लोग चले जा रहा है? 0 पे। अपने आप को यानी अपने आप को जो ऑक्सीडाइज करता है वो सामने वाले को रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि दूसरे के साथ क्या कर रहा है। जैसे आप लोग ट्रेवलिंग एजेंट, तो ट्रेवलिंग एजेंट खुद ट्रेवल थोड़ी करता है, दूसरे को ट्रेवल कराता है। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट खुद नहीं, दूसरे को रिड्यूस करने वाला इस काम करता है। तो इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एड इन द आयरन फिलिंग। इजी सा रिएक्शन है। आयरन का जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे किससे? डाइल्यूट HCl से, तो हमको मिलता है FeCl2 और प्लस H2 गैस हमारी लिबरेट होती है। और आप इसको रीड करेंगे तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, बाकी आपको रीड करने की जरूरत ही नहीं है, हाइड्रोजन गैस और आयरन का क्लोराइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 29 का ए। प्रॉपर रिएक्शन है ये। एक हाइड्रोजन प्रिपरेशन का एक मेथड भी है, हालांकि ये लेबोरेटरी मेथड में काउंट नहीं होता है। लेबोरेटरी मेथड में जिंक का रिएक्शन हम जब डाइल्यूट HCl से कराते हैं, ठीक है। एसिड कोई भी डाइल्यूट HCl, कभी कभी डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं तो हमको मिल जाता है Zn+2 में और प्लस H2 गैस हमको रिलीज हो जाती है। ये होता है लेबोरेटरी मेथड कि लैब में हम H को कैसे बनाते हैं। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, इसी के करस्पॉन्डिंग मैंने आपको ये बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग रीड करेंगे। 29 तो हो गया है, इजी क्वेश्चन था 29। क्वेश्चन नंबर 30 ये तो सबको आता होगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसियस लिबरेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज 2:1। क्लियर है? तो ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट हुआ। केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत इजी थे। आपको एक दो थे जो फैक्ट बेसिस पे थे, एक दो थे एकदम इजी से क्वेश्चन थे, तो थोड़ा बहुत रेडॉक्स से क्वेश्चन थे और बहुत इजी से क्वेश्चन थे। आई थिंक आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। ओके, थैंक यू। ये था हमारा केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू। Hello students, I am Dr. Bhupen Singh, Biology faculty, Momentum Chhat Sangh Chowk, Gorakhpur. Today we are going to discuss the biology part of class 10th medical students of M-STAR examination paper which was held on 19th of December. Let's see. Question number 1. If you chew on a piece of bread long enough, it will begin to taste sweet because the answer is C.
amylase is breaking down the starch to disaccharide. As we all know, in mouth there is secretion of saliva, and saliva contains salivary amylase, which converts starch into maltose. As maltose is disaccharide and sweet in nature, so we feel sweetness if we chew the piece of bread long enough. Okay, next question. Saliva has the enzyme. Options are pepsin, ptyalin, trypsin and renin. Option is ptyalin. Another name for salivary amylase is ptyalin. Okay, let's see next question. Chief function of bile. As we know, bile is secreted by liver, okay, and it is stored in gallbladder. Bile has two components, bile salts and bile pigments. But the chief function of bile is to emulsify fat for digestion. That is option number B. If the fat is not emulsified, it will not be digested fully in small intestine. So the option is B, to emulsify fat for digestion. And what do you mean by emulsification? Emulsification means breaking down the large globule of fat into smaller globules, which increases the surface area of fat, which will help in its proper and complete digestion. Okay, next question. The largest gland in human body is liver. Option A. The largest gland is liver. It is a fact, and you should learn this type of question, which is very important in these type of examinations. Okay, next question. The muscular partition present between thorax and abdomen is, answer is D, diaphragm. If you see, the human body has thorax and then abdomen, and thorax has lungs, or we say thoracic cavity, which contains lungs, which is divided by the partition is diaphragm, which is muscular, which helps in respiration or breathing. Okay, the muscular partition present between thorax and abdomen is diaphragm. Next question. The covering of lungs is pleura. The covering of lungs is known as pleura, which is also a fact, but there are two pleural membranes covering the lungs, which has pleural fluid, which contains pleural fluid, which helps in decreasing the friction between the lungs and thoracic cavity during breathing. Okay, next question. कह रहा है the blood coming out of lung is richer than entering into the lung in, कि आपके lungs में जो blood जा रहा है और जो निकल रहा है, तो निकलने वाला blood है जो lung से, blood जो lung से निकल रहा है और heart में enter कर रहा है, it will be richer in. Obviously in lungs blood is oxygenated, तो किस में rich होगा blood? Oxygen में rich होगा. Okay, let's move to next question. Next question is, epiglottis guards the opening of, as we all know. What does it is saying? Epiglottis. We know that EP means, EP का मतलब क्या है? जहां पे भी EP वर्ड लगता है तो उसके बाद जो भी वर्ड लगा है उसके ऊपर प्रेजेंट होने वाली चीज में EP लगाते हैं. जैसे एपिडर्मिस, यानी डर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होने वाली चीज को हम क्या कह रहे हैं? एपिडर्मिस. लाइकवाइज कह रहे हैं एपिग्लॉटिस कहां प्रेजेंट है? ऑब्वियसली एपिग्लॉटिस कहां प्रेजेंट होगा? ग्लॉटिस के ऊपर.
तो epiglottis guards the opening of glottis. Okay, next question. The exchange of material between blood and interstitial fluid occurs only at. अब हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, चाहे वो गैसेस की बात करें, न्यूट्रिएंट की बात करें या वेस्ट प्रोडक्ट्स की भी बात करें, तो कह रहे कहां पे जाके एक्सचेंज होगा? ठीक है, इसका आंसर है कैपिलरीज। कह रहे क्यों कैपिलरीज इसका आंसर है? बिकॉज कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कह रहे किससे बनी हुई है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है। ठीक, अब ये इतनी थिन होती है कि इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ दीज मटेरियल। डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का। ठीक है, अब अगर ये थिन नहीं होगी तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। और सिर्फ कैपिलरी किससे बनी हुई है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है। अगर आप देखें वेन्स नहीं बनी है, आर्टरीज नहीं बनी है, इवन आर्टेरियोल्स आर नॉट मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना? तो किससे बना होना चाहिए? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का फॉर डिफ्यूजन, और वो कौन है? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज की मदद से बहुत आसानी से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इरेथ्रोसाइट लिव्स फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली, कह रहे 4 months। ये फैक्ट है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, है ना? कह रहे लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 days विच इज इक्वल टू 4 months, है ना? समझ में आ रही बात? चलिए विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कह रहा है 41 ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय, कह रहे हैं भाई लंग्स में ही ऑक्सीजनेशन हो रहा है ब्लड का, और लंग से कहां जा रहा है? हार्ट में जा रहा है आफ्टर ऑक्सीजनेशन। और लंग से हार्ट की तरफ कौन सी वेसल्स आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है? तो देखें ऑप्शन में क्या दिया है? दिया है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन एंड रीनल वेन। एंड इट इज अ फैक्ट कि पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसा कि आपको पता होगा कि वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट दिस वन इज एक्सेप्शन। तो पूरी बॉडी में यही एक एक्सेप्शन है वेन का, जो क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बाकी की सारी वेन क्या कर रही हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चेंबर ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल? अब जैसा कि हमको पता है कि हार्ट हैज 4 चेंबर्स, है ना? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब कह रहे हैं कौन से चेंबर की सबसे थिक मस्कुलर वॉल होगी? भाई उस चेंबर की सबसे थिक मस्कुलर वॉल होगी जो पूरी बॉडी में ब्लड पंप कर रहा होगा। और पूरी बॉडी में कौन सा चेंबर ब्लड पंप करता है? कह रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल फॉर पंपिंग द ब्लड इन द होल बॉडी। चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अ मैमल एक्सक्रीट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, इसका आंसर है सी, यूरिया। ठीक है, इवोल्यूशन के दौरान जब हमने देखा कि भाई जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे दे वर मोस्टली एक्सक्रीटिंग अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या कर रहा है कि भाई अमोनिया को डिस्कार्ड ऑफ या डिस्पोज ऑफ करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। एंड एक्वेटिक एनिमल्स लिव्स इन वाटर, तो उनके पास बहुत सारा पानी अवेलेबल था डिस्पोज ऑफ करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम टेरेस्ट्रियल बने, उसमें भी मैमल बन गए, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास पानी बड़ा कम था, ठीक है, डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर, ठीक है, एंड द साइकिल इज नोन एज ऑर्निथिन साइकिल। तो जो अमोनिया हम बना रहे हैं उसको हम अल्टीमेटली कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें? यूरिया में, विच वी आर एक्सक्रीटिंग थ्रू यूरिन। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया, क्योंकि यूरिया को बहुत थोड़े से पानी की जरूरत पड़ती है फॉर डिस्पोजिंग ऑफ। सो मैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं द बोमेन्स कैप्सूल फंक्शन एज। अब बोमेन्स कैप्सूल कहां प्रेजेंट होता है? बोमेन्स कैप्सूल इज प्रेजेंट इन नेफ्रॉन विच इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बोमेन्स कैप्सूल किसमें प्रेजेंट है? कह रहे हैं नेफ्रॉन में प्रेजेंट है।
और नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, अब फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है और किडनी में क्या हो रहा है? अभी हमने देखा कि मैमल में क्या बन रहा था? यूरिया बन रहा था। दैट यूरिया इज फिल्टर्ड इन किडनी। और कहां पे फिल्ट्रेशन हो रहा था? नेफ्रॉन में हो रहा था। और बेसिकली जो फिल्ट्रेशन की साइट कौन सी है? वो है बोमेन्स कैप्सूल। तो अब बोमेन्स कैप्सूल फंक्शन एज क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्टिब्रेट किडनी इज, मैंने अभी अभी बता दिया कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन है। सो इट इज अ फैक्ट, देन द ऑप्शन विल बी बी, द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्टिब्रेट किडनी इज नेफ्रॉन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जय गौर एंड आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर। आज हम डिस्कस करेंगे एम स्टार का मेंटल एबिलिटी सॉल्यूशन, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे क्लास 10th का। तो हमने देखा क्लास 10th में मेडिकल और इंजीनियरिंग 2 एग्जाम था, तो हम मेडिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट था। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, द बस फॉर चेन्नई लीव्स एवरी 30 मिनट फ्रॉम अ बस डिपोट। मतलब एक बस है और वो चेन्नई से चलती है हर 30 मिनट पे, ठीक है, एवरी 30 मिनट पर वो चलती है। तो यहां लिख लेते हैं 30 मिनट फ्रॉम अ बस डिपोट। द इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड अ पैसेंजर दैट द बस फॉर चेन्नई लेफ्ट 10 मिनट्स एगो। ठीक है, तो जो क्लर्क था वहां पे, उसने एक पैसेंजर को कहा कि अभी जो बस निकली है वो 10 मिनट पहले निकली है। एगो मतलब क्या हुआ? 10 मिनट पहले। तो यहाँ पर हम माइनस साइन से इसको शो कर देते हैं। ठीक है, माइनस मतलब ये है कि 10 मिनट हो चुके हैं। एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 10:30। जो अगली बस आएगी जो यहां से जाएगी वो कब जा रही है? 10:30 पर जा रही है। हमें ये पता है कि उस बस स्टॉप पे हर 30 मिनट में, एवरी 30 मिनट में बस आती है। एक बस जो है 10 मिनट पहले निकली है, माइनस साइन का ये मतलब है 10 मिनट पहले निकली है, और अगली बस कब आने वाली है? 10:30 पे। अच्छा, तो 10:30 पर आने वाली है, ठीक, और अभी 10 मिनट बीत चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बस निकली है अभी, व्हाट वाज द टाइम व्हेन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड दिस, वो किस समय क्लर्क ने उसको बोला है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि 10 मिनट बीत चुके हैं। इसका मतलब कि 10 हमें देखना है, 30 मिनट कंप्लीट करना है, 30 मिनट कंप्लीट करना है। इट मीन्स 10 मिनट तो हो चुका है, तो इट मीन्स 10:10 10:10 पर वो इंक्वायरी हो रही होगी। क्यों? क्योंकि अगला जो अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों को देखने पर हमको यहाँ पर 20 मिनट मिल रहा है, और ऑलरेडी 10 मिनट बीत चुके थे क्योंकि 10 मिनट पहले बस निकली थी। तो इस 10 और इस 20 को मिलाकर कितना हो जाएगा? 30। तो इट मीन्स अगर हम यहां से डिफरेंस देख रहे हैं तो 20 है और ये 10 30, तो यहां पर टाइम क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, ये क्वेश्चन क्लॉक का है। तो आफ्टर 9 o'clock एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 PM एंड 10 PM विल द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी हमसे ये पूछा गया है कि एक क्लॉक है, चलिए मैं क्लॉक बनाकर दिखाता हूं आप लोगों को। एक ये क्लॉक है 9 और 10 के बीच में, तो यहां पर ये मान लेते हैं ये 9 हो रहा है ये, ठीक है। 9 और 10 के बीच में दोनों ही जो हैंड्स हैं, यानी मिनट हैंड और आवर हैंड, कब अपोजिट होंगे? तो एक्चुअल में क्या पूछा है, अगर हम देखें, एट व्हाट टाइम, क्या पूछा है? एट व्हाट टाइम। टाइम की जो फॉर्मूला है, अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग हम जाएं तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू हम लोग सभी लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। मैथ्स में हमने पढ़ा होगा, ठीक है, छोटा सा पार्ट है फार्मूले का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा ठीक है, टाइम पूछा था, अगर हमें डिस्टेंस और स्पीड मिल जाता है तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखेंगे 9 PM और 10 PM, तो इनके बीच में ये जो है टाइमिंग है, तो 9 से स्टार्ट होगा। अगर 9 से स्टार्ट हुआ है तो ये जो आवर हैंड है यहां से चलना स्टार्ट किया होगा और इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है,
क्लॉक में हम इसको डिग्री के फॉर्म में जो है मेजर करते हैं। क्यों? एक क्लॉक, स्टैंडर्ड क्लॉक सर्कुलर फॉर्मेट में होता है और एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम देखें कि यहां से यहां तक कितना डिग्री होगा क्लॉक आवर हैंड के लिए, तो ये होगा 30 डिग्री, बिकॉज 12 आवर्स में वो पूरा 360 डिग्री कवर करता है। कौन? आवर हैंड। कौन? आवर हैंड। ठीक है, क्योंकि अगर आवर हैंड 9 पर है तो दोबारा 9 पर कब रिटर्न आएगा? जब 12 आवर्स हो जाएंगे। 12 आवर्स हो जाएंगे, अगर मॉर्निंग का 9 है तो इवनिंग के 9 में 12 आवर्स लगेंगे, यानी एक रोटेशन कितना? 360 डिग्री का। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि 1 आवर में वो कितना रोटेट करेगा? तो 12 से जब हम इसको कैंसिल करें कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो अगर 9 आवर हो चुके हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा? तो भाई मल्टीप्लाई बाय 9, इट मींस 270 डिग्री। तो हमने अभी क्या निकाला? डिस्टेंस निकाला कि जो हमारा आवर हैंड है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो चलिए ठीक है, डिस्टेंस समझ में आया हम लोगों को। तो अब और देख लेते हैं आगे। ठीक है, डिस्टेंस कितना आया? 270 डिग्री। अभी हमने स्पीड की बात नहीं की है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये मिनट हैंड हमारा चलना स्टार्ट होगा। चलो चेंज कर लेते हैं कलर। मिनट हैंड हमारा चलना स्टार्ट होगा और चलते चलते कहीं इस पोजीशन पर आकर रुकेगा। उस ड्यूरेशन में आवर हैंड हमारा लिटिल बिट फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, तो वो उस पोजीशन पर आकर रुकेगा। तो यहां पर कहीं ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, लेकिन हमें ये भी देखना है कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट हो रहे हैं इस तरीके से। अब ये कितना एग्जैक्ट है हमें नहीं मालूम, यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है डिग्री के फॉर्मेट में हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें क्या मालूम है कि इनके बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है इधर ये कितना है? 180 डिग्री। तो यहां से यहां तक ओवरऑल 270 था, यहां से यहां तक कितना था? 270। अच्छा, अगर मैं उस 270 में ये 180 माइनस कर दूं तो मुझे रिमेनिंग डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मुझे क्या है पता चल जाएगा। इट मींस यहां पर माइनस हम कितना करेंगे? 180 माइनस 180। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए, तो हमें क्या निकालना था? स्ट्रेट लाइन। तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया, स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन। हमने क्या निकाल लिया? डिस्टेंस। हमें चाहिए स्पीड। अब स्पीड हम देखें तो आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों ही जो है सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों की अपनी अपनी स्पीड होती है। तो स्पीड को कैसे निकाला जाएगा? देखिए, अगर कोई भी दो ट्रेन एग्जांपल ले लेते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, तो वहां पर उनका जो स्पीड है वो आपस में डिफरेंस लेना पड़ता है। हमें क्या लेना पड़ता है? डिफरेंस है ना, माइनस होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो दोनों की स्पीड यहाँ पर क्या हो जाती है? प्लस। और सेम डायरेक्शन में क्या होता है? माइनस। क्यों? अगर ये भी 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, ये भी 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, यानी किलोमीटर पर आवर, तो दोनों ही इसमें से कोई भी एक ट्रेन आगे बढ़ पाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल पैरेलली वो चलती रहेंगी। तो यहां पर इनके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, तो हमें केवल इस वाले पार्ट को देखना है, सेम डायरेक्शन वाले पार्ट को देखना है। ठीक, चलिए इसको हटा देते हैं। तो मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। मिनट हैंड एक रोटेशन, यानी अगर वो 12 पर है तो दोबारा 12 पर कब आएगा? तो भाई 360 डिग्री तो है, लेकिन मिनट के हिसाब से बात करें तो यहां पर मिनट के अकॉर्डिंग 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट में वो अपना एक रोटेशन पूरा करता है, यानी 360 डिग्री। तो भाई 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 1 मिनट में आ जाएगा 60 डिग्री। हमने 1 मिनट का उसका स्पीड निकाला है, किसका? मिनट हैंड का। आवर हैंड का भी सेम निकालेंगे। अभी हमने निकाला था कि 1 आवर में वो 30 डिग्री चलता है। अभी हमने निकाला था 270 डिग्री पर, तो 60 मिनट में कितना चलेगा? तो सेम 30 डिग्री ही आएगा। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। देन 1 मिनट में कितना आएगा? 1 मिनट में हाफ डिग्री आएगा। तो हमने अलग से आवर हैंड की स्पीड निकाली और अलग से मिनट हैंड की स्पीड निकाली। क्यों निकाला हमने? क्योंकि दोनों को रिलेट करना है, दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। आवर हैंड डिपेंड करता है मिनट हैंड पे, जितना मिनट हैंड फॉरवर्ड जाएगा उसके अकॉर्डिंग उतना ही आवर हैंड भी फॉरवर्ड जाएगा। तो दोनों में रिलेशन है, सेम डायरेक्शन है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस होगा। माइनस डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। ये डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 11/2। तो हम यहां पर क्या वैल्यू पुट करेंगे? 11/2।
तो हमें 11/2 यहाँ पर पुट करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 270 माइनस 180, तो 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। देन इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होता है इन सबके साथ, तो एक्चुअल में वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर, चलिए अगली स्टेप में कर लेते हैं, 180 डिग्री अपॉन 11 आएगा। जब इसको हम कैंसिल करेंगे, हम ऑप्शन को भी देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डेसिमल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हॉल ऑफ फॉर्मेट में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्मेट में दिया हुआ है, यह एग्जैक्ट नंबर दिया है। तो चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो 1 टाइम यहाँ पर कैंसिल होगा, ठीक है। 7 यहाँ पर रिमाइंडर बचा 70 हो गया, देन 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 एंड 4/11, यानी 9 बज करके, ठीक है, 16 हॉल ऑफ 4/11 मिनट पर वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, जो कि कौन सा है, सी ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो 9 के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर 9 ही जो है अपोजिट होगा। 9 और 10 के बीच में हमें निकालना था, 10 के साथ आंसर नहीं आएगा, 9 के साथ आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 5th ऑफ मंथ फॉल्स 2 days आफ्टर मंडे, व्हाट डे ऑफ द मंथ विल प्रीसीड 19 ऑफ इट, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं, ठीक है। 5th ऑफ अ मंथ फॉल्स 2 days आफ्टर मंडे, तो हम मान लेते हैं ये मंडे है। अब क्या बोला है, 2 days आफ्टर, मंडे के 2 दिन बाद। तो जितनी न्यूमेरिक वैल्यू वहां पर होती है उतने हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी डैश लेने हैं। न्यूमेरिक वैल्यू पर डिपेंड करता है, 3 है तो 3 ले लेते, 2 है तो हमने 2 लिया है सॉरी। तो मंडे के 2 दिन बाद, डेट क्या यहां पर बता जा रही है, 5th, तो यहां पर हम मान लेंगे ये क्या है, 5th है। तो अगर ये मंडे है तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेडनेसडे। लेकिन पूछा क्या है आगे, व्हाट डे ऑफ द मंथ विल प्रोसीड 19th ऑफ इट, उसी मंथ में, ठीक है। प्रोसीड मतलब होता है पहले, प्रोसीड मतलब क्या होता है, पहले। 19 के ठीक पहले वाला दिन कौन सा होगा, हमको ये फाइंड करना है। 19 के ठीक पहले वाला, प्रोसीड लिखा हुआ है इसलिए हम पहले वाले को निकालेंगे। तो हमने ये देखा, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर 1 तारीख को मंडे है, तो अगला मंडे कब आएगा स्टूडेंट, अगला मंडे कब आएगा, तो हम इस 1 में जब 7 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8, यानी अगला मंडे 8 को आएगा। हर 7 डेज पर डे रिपीट होता है। अगला मंडे फिर से अगर नेक्स्ट मंडे मुझे सर्च करना हो, मैं +7 करूंगा, मतलब अगला मंडे जो है 15 को आएगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब हमारा जो 5th है वो वेडनेसडे है, तो अगला हमें 19 तक पहुंचना है, तो 5th में हम जो है +7 करेंगे तो 12 आएगा, यानी 12 को क्या रहा होगा, वेडनेसडे, ठीक है। देन 12 + 7 अगेन, देन इट बिकम्स 19, 19 को क्या रहेगा, अगेन वेडनेसडे। 19 पर पहुंच गए हैं, 19 को वेडनेसडे है, तो ठीक एक दिन पहले क्या होगा स्टूडेंट, ट्यूसडे होगा, क्या होगा, ट्यूसडे। तो हमारा आंसर ट्यूसडे है। ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ये सी ऑप्शन में नजर आएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 49, ठीक है। चलिए, मिसेस सुशीला सेलिब्रेट हर वेडिंग एनिवर्सरी ऑन ट्यूसडे 13 सितंबर 1997। तो चलिए इस डेट को लिखकर यहां पर देख लेते हैं, 13 सितंबर 1997, और डे क्या है, ट्यूसडे है, डे ट्यूसडे है। व्हेन विल सी सेलिब्रेट, ठीक है, व्हेन विल सी सेलिब्रेट हर नेक्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी ऑन द सेम डे, ठीक है। अब वो पूछा जा रहा है हमसे कि ये जो अपनी वो नेक्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है सेम डे पर मनाना चाह रही है, तो कौन सा ईयर होगा, ठीक है। तो सेम डे पर मनाना चाह रही है, तो हमें एक लॉजिक मालूम है, जब हम एक ईयर से दूसरे ईयर पे मूव करते हैं, और स्टूडेंट उस केस में डेट और मंथ सेम हो, केवल ईयर चेंज हो, क्या चेंज हो, ईयर चेंज हो, तो यहां पर जो है या तो +1 होता है या तो +2 होता है। +1 +2 का मीनिंग है, अगर हमारा ये वाला जो ईयर है, अगर वो जनरल ईयर है, क्या है, जनरल ईयर है, तो हम सिंपली +1 करते हैं, तो यहां पर क्या आंसर आएगा, वेडनेसडे। अगर ये लीप ईयर होता तो फरवरी 29 की होती, यानी हमें वहां पर एक एक्स्ट्रा डे मिल जाता, तो ट्यूसडे ना होकर, वेडनेसडे ना होकर के क्या हो जाता, ये थर्सडे हो जाता, ठीक है।
तो अब बाकी का हम सेम रखेंगे, ईयर चेंज करते जाएंगे हम देखेंगे हमें यहाँ पर कौन से ईयर में ट्यूसडे मिलेगा। 1999, तो यहाँ पर देखेंगे ये भी क्या है, एक जनरल ईयर है। देन ओनली +1 करेंगे थर्सडे। देन 2000 क्या है स्टूडेंट्स, एक लीप ईयर है, लीप ईयर है मतलब हम थर्सडे में 2 ऐड करेंगे, एक फ्राइडे और एक सैटरडे। देन 2001, तो 2001 क्या है, एक जनरल ईयर है, इसलिए यहां पर ओनली, यहां पर हमने +2 किया है, यहां पर हमने +1 किया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, +1 ही करेंगे क्योंकि 2001 एक जनरल ईयर है, तो ये हो जाएगा संडे। ठीक है, अच्छा 2002 पर आते हैं फिर नेक्स्ट, ये 30 सितंबर सब में कॉमन है 2002, तो ये हो जाएगा मंडे। हमें क्या देखना है कि वो ट्यूसडे कब आएगा, 30 सितंबर को कौन से ईयर में ट्यूसडे आएगा, तो अगले पर हम आएंगे 2003 पर, तो हमें मंडे के बाद हम देखेंगे 2003 भी एक जनरल ईयर है, इट मींस ओनली यहां पर +1 होगा, क्या होगा, +1। तो हमें ट्यूसडे मिला 30 सितंबर 2003 को, वो सेम डे पर जो है एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर पाएंगे, ऑप्शन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, तो जब भी कभी ऐसे क्लॉक के या कैलेंडर के क्वेश्चन आए जिसमें यस्टरडे या टुमारो की बात हो रही हो, सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम टुडे लिखें, क्या लिखें, टुडे, और इससे रिलेट करें हम यस्टरडे या टुमारो। तो बिफोर यस्टरडे, तो टुडे है तो उसके पहले यस्टरडे होगा, और यस्टरडे के भी ठीक पहले, तो ये वाला वाज फ्राइडे, यहां पर उसने कहा ये क्या है, फ्राइडे। यस्टरडे ये हो गया, और यस्टरडे के भी पहले क्या है, फ्राइडे है। व्हाट डे विल 2 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, अच्छा डे आफ्टर टुमारो, अगर ये टुडे है तो डे आफ्टर टुमारो जो है एक दिन छोड़ करके नेक्स्ट डे होता है, ये डे आफ्टर टुमारो है। बट यहां पर डे आफ्टर टुमारो के साथ साथ क्या बोला गया है, 2 days आफ्टर, यानी डे आफ्टर टुमारो के बाद भी 2 दिन हमें और लेना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये हमारा डे आफ्टर टुमारो है, इसके बाद 2 और फिल इन द ब्लैंक्स ले लेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, पूछा क्या गया है, इसको पूछा गया ये कौन सा डे है, तो बस सिंपल है, हमने देखा ये फ्राइडे है तो ये क्या हो जाएगा, सैटरडे, ये क्या हो जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहां पर क्या आएगा, थर्सडे। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ऑप्शन में देखेंगे गिवन है, बिल्कुल गिवन है, बी हमारा आंसर बनेगा थर्सडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, राम वाज बोर्न ऑन 29 फरवरी। ठीक है, चलिए 29 फरवरी, अच्छा यहां पर देखिए सिंपली फरवरी लिखा है 29 के साथ, मतलब ये एक लीप ईयर है, वो हमसे डायरेक्टली क्या कह रहा है, एक लीप ईयर है ये। ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे फॉलिंग ऑन एग्जैक्टली 29 फरवरी 2008 फॉर द 4th टाइम। अच्छा, उसने हमसे ये कहा कि जो 29 फरवरी 2008 वाली थी, 2008 वाली थी, तो यहां पर जो राम है उसने 4th टाइम अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, हमें एक लॉजिक मालूम है कि अगर कोई लीप ईयर है तो हर 4 साल में एक बार आता है, हर 4 ईयर में एक बार आता है, तो ठीक इसके प्रीवियस, ठीक है, पूछा क्या गया है, इन विच ईयर ही वॉज बोर्न, वो कब बोर्न, उसका जन्म कब हुआ था, ये पूछा गया है। भाई 4th बर्थडे है तो इसके प्रीवियस वाला बर्थडे कब मनाया होगा उसने, 4 माइनस करेंगे 2004। बच्चों ये कॉमन रहेगा, 29 फरवरी कॉमन है, तो ये जो है इसका ये 3rd बर्थडे होगा। अच्छा, फिर 2000 पर आ जाएंगे, 4 माइनस करते जाएंगे हम यहाँ पे, तो ये होगा 2nd बर्थडे। देन और 4 माइनस करेंगे तो 1996 होगा, ये इसका होगा 1st बर्थडे, ये होगा इसका 1st बर्थडे। लेकिन यहां पर 1st बर्थडे नहीं पूछा था इन विच ईयर वाज बोर्न, तो जब भी हमारा बॉर्न होता है, जिस दिन होता है उस दिन बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हम, उसके अगले दिन, सॉरी अगले ईयर, नेक्स्ट ईयर पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यानी ये 1st बर्थडे है, लेकिन एग्जैक्टली उसका जो बॉर्न यानी जन्म हुआ होगा वो 1992 में हुआ होगा, क्योंकि जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन हम बर्थडे नहीं मनाते हैं, तो एग्जैक्ट आंसर हमको मिलता है 1992 ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
तो इसका थ्योरी में रीड करके शॉर्टकट में बता देता हूं आप लोगों को कि दो मैट्रिक्स गिवन है, आप दोनों मैट्रिक्स में देख रहे होंगे। चलिए आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं यहां देख लेता हूं। दोनों ही मैट्रिक्स में कुछ लेटर्स दिए हैं, लेकिन लेटर्स कॉमन नहीं है। मैट्रिक्स 1 के लेटर मैट्रिक्स 2 में नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है ये जो रोज एक वर्ड है जिसमें 4 लेटर हैं, इनको न्यूमेरिक फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, एग्जैक्टली इनका न्यूमेरिक फॉर्म क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो उसके लिए हमें एक हिंट लेना पड़ेगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन में बोला गया ये जो ए है, क्या ए, उसका मीनिंग क्या है, 12 है। तो हम देखेंगे 12 इसने कैसे बनाया है। तो भाई ये 1 और ये 2, देखो स्टूडेंट्स ये 1 और 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं, ए पर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा 24 पर भी ए है उसने कहा, एग्जाम्पल में हमें यहां से देखना 24 पर भी ए है। तो हम देखेंगे ये 2 और ये 4 एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए पर कर रहे हैं। तो हमें जो नंबर मिल रहा है किसी लेटर का वो रो और कॉलम से मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल है तो हम उसको रो कहते हैं, क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आंसर देने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब देखो रोज, यहां पर 4 लेटर है, यहां पर 4 नंबर है। पहला लेटर पहले नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आर का मतलब 86। अगर मैं ए ऑप्शन को ट्रू मान लेता, ए ऑप्शन को थोड़ा सा ऊपर कर लें, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक मिनट। चलो ठीक है, यहां पर समझ लेते हैं, ठीक है। आर, आर का मीनिंग यहां पर क्या है, 86 होगा। ओ का मीनिंग अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को यहां पर देखूं, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये जो है आर मतलब 86, ओ मतलब 67, एस मतलब 33 और ई मतलब 44, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन में। देख लेते हैं 86, तो हम सबसे पहले 86, तो हमें 86 यहां तो मिलेगा नहीं, यहां तो नंबर जो है केवल 4 तक में है, यहां पर भी 4 तक में है। तो हमें 8 यहां से लेना पड़ेगा और 6 यहां से। देखेंगे कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो ये तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पर, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें आर चाहिए। पहला वाला गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे आएंगे हम लोग। सेकेंड, जो सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम, तो वहां पर आर का मतलब अब 88 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखना है, तो हम देख लेते हैं 88 पर क्या है। तो 88 पर देखते हैं, ठीक है। ये वाला गलत हो चुका था, हम इस पर हैं इस समय। तो 8 ये है और ये 8 है। अब दोनों को कहा, दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आर पर कर रहे हैं, बिल्कुल ये करेक्ट हो गया। तो अभी एक करेक्ट हुआ है, अभी हमें वो चेक करना पड़ेगा। वो मतलब 76, तो 7 और 6 देखेंगे, 7 और 6। तो 7 और 6 जो है एक दूसरे को कट कर रहे हैं आर पर, लेकिन ये 7 और 6 का मतलब क्या होना चाहिए था स्टूडेंट, ओ होना चाहिए था। तो ये भी गलत हो गया, कट करेंगे इसको भी। सी पर आएंगे हम लोग, ये वाला गलत हो गया था ना, सी पर आएंगे 95। अब यहां पर आर के लिए 95 हो गया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है 95। 9 ये है, 5 ये है, कहां कैंसिल कर रहे हैं, आर पर, बिल्कुल सही हो गया। एक वाला ये तो सही हो गया। ओ देखते हैं, ओ मतलब सेकेंड लेटर सेकेंड नंबर 75, तो 7 and 5 यहां देखिए स्टूडेंट, ओ है, हाँ ये भी सही हो गया हमारा। देन एस, तो एस का मतलब 02 है, थर्ड पे है, ये थर्ड पे है, तो 02 कहां मिलेगा, यहां मिलेगा 0 और ये 2, तो यहां पर जो है एस ये भी ट्रू हो गया। ई मतलब 32 है, देन 3 and 2 देखिए यहां पर स्टूडेंट 3 and 2, तो ये ई, इसका मतलब हमारा ये चारों सेटिस्फाई हो गया। तो अब आगे अगला चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन था इसके बाद आपका नेक्स्ट वाला, आइए उसको देख लेते हैं, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करके देखिए, बी मिलेगा। बी जो है 16 में एस का मतलब 33, ठीक है, तो एस का मतलब यहाँ पे 33 आएगा। देखिए 3 and 3 कहाँ कैंसिल कर रहे हैं, एस पर कर रहे हैं। हमने क्या टिक किया है, बी को। 99, 9 and 9, तो यहां पर ओ है, तो ये ओ। इस तरीके से एल, एल के लिए हमें मिलेगा 66, तो देखिए 6 and 6 एल। ई के लिए मिलेगा हमें 44, 4 and 4, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये, और इसका ऑप्शन क्या था, सी था, ठीक। तो बस कॉन्सेप्ट ये था कि पहले आपको रो देखना था, उसके बाद आपको कॉलम देखना था। रो मतलब हॉरिजॉन्टल और कॉलम मतलब वर्टिकली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रैंकिंग एंड ऑर्डर का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
In a sports competition, the position of one of the players is 8th from the top and 24 from the bottom. तो हमें रैंकिंग का एक बहुत सिंपल सा लॉजिक मालूम है. अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं, आगे पूछा गया है ना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कितने कॉम्पिटिटर्स थे उसमें, तो टोटल जब भी निकालना हो तो हम, अगर एक ये रो है, यहां पर मैं किसी एक पर्सन को इस लेफ्ट हैंड से काउंट करते हुए यहां तक आऊं और फिर राइट हैंड से काउंट करते हुए आऊं, तो दोनों ही एंड से मुझे टोटल पता चल जाएगा. लेकिन ये जो पर्सन है स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट से भी काउंट होगा और राइट से भी काउंट होगा. तो पहली बात तो हमें लेफ्ट और राइट तो ऐड तो करना ही पड़ेगा, लेफ्ट प्लस राइट करना पड़ेगा. लेकिन ये पर्सन 2 टाइम्स काउंट हो रहा है, उसके लिए हमें एक माइनस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, एक मिनट, शॉर्टकट में लिखते हैं, T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. अच्छा, अब आप कहेंगे सर यहां पर तो लेफ्ट और राइट नहीं लिखा है. डोंट वरी, टॉप और बॉटम का भी वही मीनिंग है, 2 एंड आपको पता चल रहे हैं, टॉप या बॉटम, तो ठीक है. और माइनस 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर वो पर्सन 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार वो टॉप से भी हो रहा है, एक बार बॉटम से हो रहा है. तो टॉप से वो है 8 है और बॉटम से कितना है? 84 है. ठीक है, और माइनस 1 क्यों? क्योंकि 2 बार काउंट हो रहा है. तो बस सिंपल यहां पर आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? तो यहां पर काउंट कर लीजिए, तो आप 8 में से 1 माइनस कर दीजिए, यहां पर 7 हो गया. 7 को जब हम 84 से ऐड करेंगे तो 91 मिलेगा, तो 91, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 55 मैं यहां रीड करता हूं, आप लोग स्क्रीन पर देखिए. बोला गया है इफ सेशन इज टॉलर देन अम्मू. अच्छा, सभी सेशन बड़ा है, सेशन बड़ा है तो हम यहां पर केवल एस या एस सी एस शॉर्टकट में लिख लेंगे. और किससे बड़ा है? वो अम्मू से बड़ा है. ठीक है स्टूडेंट, बट शॉर्टर देन राजू. लेकिन जो सेशन है वो किससे छोटा है? राजू से. मतलब राजू बड़ा हुआ तो हम राजू को उसके ऊपर लिखेंगे. स्टूडेंट, इसको हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन के साइन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ग्रेटर और लेस देन. लेकिन आप कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बहुत सिंपल तरीके से हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं, जैसा कि बेसिक्स इसको सॉल्व करके, है ना. तो चलिए बेसिक से सॉल्व करने पे इजी समझ में आएगा. तो सेशन जो है अम्मू से बड़ा था और जो राज है या राजू है वो जो है सेशन से बड़ा है. एंड अम्मू इज जस्ट एज टॉल एज नितिन. और जो अम्मू है वो नितिन के ठीक बराबर है, उतना ही बड़ा है. मतलब इसके ठीक बराबर में हम क्या लिख लेंगे? नितिन को लिख लेंगे. स्टूडेंट, दोनों बराबर है ना, इसलिए. बट टॉलर देन किशोर. अच्छा, ये बट जो है वो किसके लिए होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए. लेकिन जो अम्मू है, अम्मू वो किससे बड़ा है? किशोर से बड़ा है. अच्छा, किशोर से बड़ा है तो भाई किशोर नीचे आ जाएगा, किशोर नीचे आ जाएगा. ठीक है, बट टॉलर देन किशोर. देन नितिन इज. अब नितिन के बारे में पूछा जा रहा है, तो भाई ये सीक्वेंस बना, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये सीक्वेंस बना है. तो देखते हैं. नितिन इज जस्ट एज टॉल एज सेशन. क्या नितिन सेशन के बराबर है? नहीं, वो तो उससे छोटा है, पहला गलत हो गया. अच्छा, नितिन इज शॉर्टर देन राजू. अच्छा, जो नितिन है वो राजू से छोटा है. हाँ, बिल्कुल छोटा है, तो ये तो ट्रू लग रहा है हमें. आगे देखते हैं, ये ट्रू लग रहा है. टॉलर देन राजू. नितिन इज टॉलर देन राजू. क्या नितिन राजू से बड़ा है? ये तो डायरेक्टली गलत है, राजू बड़ा है. नितिन इज शॉर्टर देन सेशन. नितिन जो है क्या वो सेशन से छोटा है? हाँ, ये है. तो दोनों ही ट्रू हो रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली ठीक, अगर दोनों में हमें अगर प्रायोरिटी देना हो तो हम सेशन को देंगे, क्योंकि सेशन से ठीक छोटा है. उसके बाद किसका नंबर आएगा? राजू का. तो हम जो है डी के साथ जाएंगे, ना कि बी के साथ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 56. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग जेब्रा, ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड लॉयंस. बहुत सिंपल है, यहाँ पर 3 डिफरेंट नेम्स हैं, उनको हमें एज अ वेन डायग्राम सर्कल के फॉर्म में रिलेट करना है. तो स्टूडेंट्स, जो भी जेब्रा होता है, जो जेब्रा एक एनिमल है, वो जो है ग्रास खाता है, ग्रास ईटिंग एनिमल है. तो भाई हम क्या करेंगे? जेब्रा के लिए एक सर्कल बनाएंगे ये, और वो क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल है. अब लॉयन इनसे डिफरेंट होता है. लॉयन जो है वो तो जेब्रा को खा जाएगा, ठीक है, तो ग्रास नहीं खाएगा. तो यहां पर लॉयन के लिए अलग सर्कल लेना पड़ेगा हम लोगों को. तो देखो रिलेट क्या कर रहा है, सिंपल है, यहां पर ए ऑप्शन ही दिख रहा है, तो ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं था, एक के साथ चले जाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 57. अच्छा क्वेश्चन है 57 भी. इन द गिवन डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मेल. तो जब भी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आए, डायग्राम आपको दिख रहा हो,
तो थ्योरी से रिलेट करना मुश्किल होता है, तो आप वहां पर लिख लें उसको। क्या लिख लें? रेक्टेंगल मेल है, आप शॉर्टकट में या फुल फॉर्म में लिख लें, ये मेल हो गया। अच्छा, सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्टर, तो आप यहां लिख लीजिए एक्टर। ठीक है, ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगर, तो सिंगर। टाइम बचाने के लिए आप शॉर्टकट में जा सकते हैं, बहुत फुल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विच नंबर्ड एरिया रिप्रेजेंट्स मेल सिंगर, हमें पूछ रहा है कि हमें केवल मेल सिंगर चाहिए, एक्टर नहीं चाहिए स्टूडेंट। तो एक्टर स्टूडेंट सर्कल वाले हैं, जितने सर्कल में आपको दिख रहे हैं वो स्टूडेंट, उन सबको आपको कट करना पड़ेगा, जितने सर्कल में दिख रहे हैं। क्यों? मेल सिंगर चाहिए। अब स्टूडेंट यहां पर 11, 3 और 7 3 नंबर बचा, सर्कल वाले हमने कैंसिल किया, एक्टर हमें नहीं चाहिए थे, 7 करना पड़ेगा कैंसिल, क्योंकि 7 एक सिंगर है, मेल के अंदर नहीं है। 11 कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि 11 जो है वो ट्रायंगल में नहीं है, मतलब वो केवल मेल है, सिंगर की बात नहीं हो रही है, हमें तो दोनों ही चाहिए। बचा क्या? 3, 3 के साथ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से हमेशा सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। हाँ, ये क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग का आ गया। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें हमें एनालिसिस करना होता है, ठीक है, और स्टेटमेंट के बिहाफ पर आंसर देना होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक छोटा सा रूल बताता हूं मैं कि स्टेटमेंट कंक्लूजन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने साइड से कुछ भी ऐड ना करें, डू नॉट एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। अच्छा, इसके बाद आउट ऑफ स्टेटमेंट, अगर कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट के बाहर है, स्टेटमेंट में ऐसी चीज नहीं लिखी है, तो वो कंक्लूजन डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा। आउट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, होगा तो गलत हो जाएगा। अगर कंक्लूजन में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन दो चीज में कंपैरिजन हो रहा है, तो भी वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों? अगर मुझे ए का कंपेयर करना है, तो मैं ए का कंपेयर किससे करूं? कोई एक पर्सन है, कोई थिंग मान लेते हैं, तो ए का कंपेयर मैं किससे करूं? कोई अदर चीज मुझे लानी पड़ेगी, ठीक है, बी लाना पड़ेगा। भाई ये एक पर्सन हो गया, ये एक पर्सन हो गया, तो कंपेयर करने के लिए कुछ नया ऐड करना पड़ता है। जब भी हम नया ऐड करते हैं वो आउट ऑफ स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस पर आते हैं। सम ह्यूमंस क्रिएचर आर एनिमल, तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, बस आपको देखना है ह्यूमन क्रिएचर एक एंजल है, एंजल बोला गया है। ठीक है, अच्छा, जितने भी डॉक्टर हैं वो भी एंजल हैं। ह्यूमन क्रिएचर को एंजल बोला गया, डॉक्टर को एंजल बोला गया, लेकिन स्टूडेंट क्या ह्यूमन क्रिएचर को डॉक्टर बोला गया क्या स्टेटमेंट में? नहीं, दोनों डिफरेंट बात थी। चलिए आते हैं, सम ह्यूमंस क्रिएचर आर डॉक्टर। अब देखो, ये इसको रिलेट कर रहा है, ये इसको रिलेट कर रहा है, लेकिन यहां पर जो कंक्लूजन है वो क्या कर रहा है? वो इन दोनों को रिलेट कर रहा है, ह्यूमन को और डॉक्टर को। तो स्टेटमेंट में ऐसा बोला गया है क्या? नहीं बोला गया है, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। सम डॉक्टर्स आर ह्यूमन क्रिएचर, अब उसका रिवर्स ऑर्डर बोल दिया, इन दोनों को रिलेट कर रहा है आपस में, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो हम टिक करेंगे डी के साथ, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला गया, इसलिए दोनों ही गलत होगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। ठीक है, चलिए 59 पर आते हैं हम लोग। 59 ऑल। ठीक है, अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चंस आए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन थ्योरी के फॉर्मेट में ना होकर के स्टार्टिंग में आपको ऑल सम इस तरीके से नॉट लगा है, तो उसको वेन डायग्राम से सॉल्व करना चाहिए। हमें क्या देखना है? सभी के आगे अगर ऑल लगा हुआ है, सभी के आगे ऑल या सम लगा हुआ है, डायग्राम से सॉल्व करेंगे। कैसे? ऑल कप बोर्ड आर वॉचेस, तो हम क्या करेंगे? एक कप बोर्ड का सर्कल बनाएंगे, मान लेते हैं ये पूरा कप बोर्ड है, ये सब के सब क्या है? वॉचेस हैं, ये सब के सब क्या है? वॉचेस हैं। तो स्टूडेंट, ये जो सर्कल है मैं एग्जैक्टली कप बोर्ड पर बना सकता था, लेकिन वो ओवरराइट समझ में नहीं आता, तो हमने थोड़ा सा उससे बिगर बनाया है। अच्छा, ऑल वॉचेस आर कॉस्टली, जितने वॉचेस हैं वो सब के सब कॉस्टली भी हैं, तो मैं इसको भी ओवरराइट कर सकता था, लेकिन जो है मैंने उसको एबव बनाया ताकि हम लोग उसको देख सकें इजिली। ठीक है, कंक्लूजन पर आएंगे। ऑल कप बोर्ड आर कॉस्टली, ऑल कप बोर्ड, जितने भी कप बोर्ड हैं क्या वो कॉस्टली हैं? हाँ बिल्कुल, वो कॉस्टली के तो अंदर ही हैं, तो इसका मतलब पहला वाला तो कंक्लूजन सही हो गया। सम कॉस्टली थिंग्स आर कप बोर्ड, दो स्टूडेंट इतना बड़ा कप बोर्ड है, उसमें से कुछ हिस्सा क्या? देखो, सम कॉस्टली थिंग्स, इतना बड़ा कॉस्टली थिंग्स है, उसमें कुछ हिस्सा कप बोर्ड है क्या? बिल्कुल है, देखो इतना वाला हिस्सा कप बोर्ड है, तो टोटल में से थोड़ा तो है ही, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? ये भी ट्रू हो जाएगा, दोनों ही यहां पर सही हो गया। तो हम टिक करेंगे किसको? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं अब, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, तो सिंपल है, वही थ्योरी दी है, हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन को रिलेट करना है। अभी मैंने आपको रूल बताया, अगर आपको कंक्लूजन में कोई भी ऐसा चीज दिखे जो स्टेटमेंट से बाहर हो, डायरेक्टली गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल इंग्लिश
मूवीज आर वायलेंट, जितनी भी इंग्लिश मूवीज हैं वो वायलेंट होती है, सभी इंग्लिश मूवियाँ, ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है। सम पीपल लाइक वॉचिंग इंग्लिश मूवी, कुछ पीपल ऐसे हैं जो कि इंग्लिश मूवी वॉच करते हैं। कंक्लूजन पे आते हैं, ऑल पीपल वॉचिंग इंग्लिश मूवी लाइक वायलेंस। हाँ देखो, पीपल जो है यहाँ पर जो रिलेट हो रहा है पीपल का इंग्लिश मूवी से हो रहा है स्टूडेंट। अच्छा, यहां पर भी पीपल का इंग्लिश मूवी से रिलेट हो रहा है, ठीक है। और इंग्लिश मूवी क्या है, वायलेंट है, तो वो जो है उनको वायलेंट पसंद होगा, यानी इन दोनों को ये एग्री कर रहा है। आप ध्यान से पढ़िए, पीपल इंग्लिश से रिलेट हुआ, देखिए यहां पर भी पीपल इंग्लिश से रिलेट हो रहा था, मूवी इंग्लिश मूवी वायलेंट से रिलेट हो रही है और उसमें वायलेंस दिया हुआ है, पहला वाला एग्री हो रहा है। सेकंड, ऑल पीपल हु लाइक वायलेंस वॉच इंग्लिश मूवी। अच्छा, ये बोला गया जितने भी पीपल हैं, ठीक है, हु लाइक्स वायलेंस वॉच इंग्लिश मूवी, लेकिन ऐसा तो नहीं ऑल पीपल यहाँ पर जो है वो सबके सब वायलेंस नहीं है, वहां पर इंग्लिश मूवी के लिए है, वो इंग्लिश मूवी के लिए है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोस हो जाएगा, ठीक है, ओनली क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉलोस, ठीक। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो गया है, चलिए, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।